Hello dear bankers, welcome to EduTap. I hope you all are doing fine and welcome to this session. तो आज हम सॉल्व PYQ डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे जो नवंबर 2025 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए ना उनकी हमने लिस्ट तैयार की थी। जो स्टूडेंट्स गए थे एग्जामिनेशन में उन्होंने हमें जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बताए हैं, तो वैसे ही हमने एक डॉक्यूमेंट तैयार भी किया है। तो अब मैं फ्री ई बुक की आपको एक फीचर्स में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है आपके लिए, ये फ्री ई बुक है जिसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक और उनको कैसे अप्रोच करना है वो लिस्ट आपको मिल रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिंस 2023 केस स्टडी बेस ज्यादा आ रहे हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट ज्यादा आ रहे हैं। कहाँ से पता चलेगा? इस डॉक्यूमेंट से। देन योर आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जिसकी प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। अराउंड 1200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको इस डॉक्यूमेंट में मिलने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे ये डॉक्यूमेंट आप एक्सेस कर सकते हो कुछ बेसिक डिटेल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो नोडल एजेंसी फॉर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कौन सी है? देखो जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है ये लाया गया था, एक क्रेडिट लिंक्ड प्रोग्राम है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, आर्टिशियन जो बिखरे हैं इधर उधर गांव वगैरह में हैं उनकी माइग्रेशन हो पाए, शहरों में उनको अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। तो नोडल एजेंसी की अगर बात करें तो कौन है? सिडबी है क्या? ये खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड कमीशन है आपका, या नबार्ड है, या एमएसएमई मिनिस्ट्री डायरेक्टली? तो इस केस में हमारा केवीआईसी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राइट। तो बाकी वैसे इनको बाकियों से भी सपोर्ट मिलता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ केवीआईसी अलोन ही इस प्रोग्राम को देख रहा है, बाकी इंडस्ट्रीज भी इनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द बेनिफिशियरी कवर्ड अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? तो कौन कौन से बेनिफिशियरी है जो फसल बीमा योजना मिलती है? प्रोग्राम एक तरीके से कि अगर आपकी फसल खराब हो जाती है तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। तो फार्मर जिनका सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड है या जिन्होंने क्रॉप लोन लिया है, या सभी तरीके के फार्मर, शेयर क्रॉपर्स हो गए, टी एंड फार्मर्स हो गए जो ग्रोइंग नोटिफाइड क्रॉप इन नोटिफाइड एरिया, या सिर्फ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर। तो देखो सभी तरीके के फार्मर आपके। शेयर क्रॉपर्स भी हैं जो जमीन शेयर करते हैं, टीनेंट फार्मर जिन्होंने जमीन रेंट पे ली होती है, खेती करते हैं और कुछ पार्ट जो है रेंट के फॉर्म में आगे प्रोवाइड करते हैं, तो वो सभी के लिए अवेलेबल है। ठीक है, जैसे आपकी फसल खराब हो जाती है, फ्लड आ जाती है, ठीक है, जैसे लोगों के टमाटो के प्राइसेस कितना, मतलब हम आए दिन देखते आ रहे हैं कि किसानों को जो प्राइस नहीं मिलता था जो मार्केट पे उनको मिलना चाहिए, तो उनकी फसल पूरी खराब हो जाती थी। तो इस वजह से ये प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना लाई गई थी। राइट, सी इज द राइट आंसर। अब अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना? देखो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के नाम से इनको पहले जाना जाता था। तो अभी आप देख रहे हैं ना कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम से बहुत सारे क्वेश्चंस बैक टू बैक पूछे गए हैं इस बार। तो आपका चैप्टर नंबर ये जो 40 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम का। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये दीन दयाल अंत्योदय योजना के बारे में, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, बहुत क्वेश्चन आए हैं आपको। तो देखो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन क्यों लाया गया है कि जो गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो सके। फिर इसमें इनको काफी हेल्प मिलती है, काफी बड़ा ये टॉपिक है एक तरीके से। रिवॉल्विंग फंड इनको मिलता है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड यूज होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली इसमें ज्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। 15 से 20 महिलाओं का एक ग्रुप होता है, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन बेसिकली रहते हैं और कुछ अबव पॉवर्टी लाइन से भी लिए जाते हैं। तो इनको डिफरेंट डिफरेंट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि सिर्फ पैसे का सपोर्ट, ये कि ये अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव कर सके, इंक्रीज कर सके। राइट। तो ऑप्शन बी रिवॉल्विंग फंड अब चेंज हो गया है, बुक पे पुराना डाटा है, 20,000 से 30,000 आपको रिवॉल्विंग फंड मिलता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में। ओके, चलिए बेनिफिशियरी को क्या हुआ? एलसी मिला। एलसी क्या? लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम हिज बायर, ही नीड टू परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम अ सप्लायर एंड आस्क हिज बैंक टू इशू अनदर एलसी of the same value to that supplier using first LC as security। राइट ट्रांसफर नहीं किया, सेपरेट एलसी इशू किया गया, किसके ऊपर रिलाई करके? इनिशियल एलसी के ऊपर। तो कौन सा ये लेटर ऑफ क्रेडिट स्ट्रक्चर यूज हो रहा है? ट्रांसफरेबल, बैक टू बैक, रेड क्लॉज, एक्सेप्टेंस। देखो एक्सेप्टेंस तो है नहीं, रेड क्लॉज भी नहीं है, उसमें तो पहले ही आप पेमेंट कर लेते हो ना। ट्रांसफरेबल भी नहीं है, तो बैक टू बैक एलसी है आपका ये।
आपने पहले वाली एलसी को एज अ सिक्योरिटी रखा, राइट ट्रांसफर नहीं हुए, सेपरेट एलसी इशू की गई कि हम पहले के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ओके, तो बी इज द राइट आंसर। एलसी होता क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट कहाँ पे यूज होता है, जब आप इंटरनेशनल बिजनेस में डील करते हो। इंडिया में अगर आपने कोई चीजें सेल करनी है तो ऐसा होता है ना कि अगर आपको पेमेंट नहीं रिसीव हो रही तो आप वहां पे जाके पेमेंट खुद जाके ले भी सकते हो, कोई ना कोई आप स्टेप ले सकते हो। हमारे कोर्ट की पावर इंडिया तक है। बाहर की बात करें, इंटरनेशनल लेवल की बात करें, तो वहां पर रिस्क रहता है। तो इसलिए एक सिक्योरिटी चाहिए होती है एक्सपोर्टर को भी, कि अगर मैं सामान भेज रहा हूँ तो मुझे पेमेंट आएगी, तो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लेटर ऑफ क्रेडिट, और इस बार लेटर ऑफ क्रेडिट पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब एक स्टेटमेंट है रिगार्डिंग सिंपल मॉर्टगेज अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। मॉर्टगेजर डज नॉट डिलीवर पोजेशन ऑफ मॉर्टगेज प्रॉपर्टी टू मॉर्टगेजी। इसमें हमें देखना है कि क्या सही है। मॉर्टगेजी हैज एन इंडिपेंडेंट पावर टू सेल द प्रॉपर्टी प्राइवेटली विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन, या अगर सेल प्रोसीड फॉल्स शॉर्ट तो मॉर्टगेजर रिमेन आपका पर्सनली लायबल फॉर शॉर्टफॉल, या मॉर्टगेजी हैज नो राइट टू पोजेशन ऑफ द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी। ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है आपका इफ प्रिंसिपल अमाउंट सिक्योरिटी इज 100 और मोर। तो आपको क्या सही लग रहा है, इसमें क्या सही है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। सिंपल मॉर्टगेज क्या होता है बेसिकली? सिंपल मॉर्टगेज का मतलब होता है कि अभी प्रॉपर्टी का पोजेशन आपने पास नहीं किया, प्रॉपर्टी किसके पास है? उसी पर्सन के पास है। ठीक है। मॉर्टगेज होता क्या है, जब आप लोन लेते हो तो एज अ कोलैटरल अपना घर गिरवी रखवा रहे हो। ठीक है, किसके पास? बैंक के पास। तो मॉर्टगेजर ने पोजेशन डिलीवर नहीं किया, बिल्कुल सही है ये। ठीक है। मॉर्टगेजी हैज एन इंडिपेंडेंट पावर टू सेल द प्रॉपर्टी विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन, बिल्कुल भी नहीं, कोर्ट की इंटरवेंशन तो चाहिए होगी। सेल प्रोसीड फॉल शॉर्ट तो मॉर्टगेजर रिमेन पर्सनली लायबल फॉर शॉर्टफॉल, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर है ए, 1, 3, 4 एंड 5। सेकंड गलत था, क्योंकि उनके पास इंडिपेंडेंट पावर नहीं होती टू सेल द प्रॉपर्टी प्राइवेटली, कोर्ट की इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे उसने पोजेशन नहीं डिलीवर किया अपनी प्रॉपर्टी का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। देखो मॉर्टगेज के ऊपर भी काफी क्वेश्चन आए हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? मॉर्टगेजर ostensibly sell the property to mortgagee, on default of payment of mortgage money on certain date sale become absolute, या पेमेंट ऑफ मॉर्टगेज मनी सेल बिकम void and property revert to the mortgager, या buyer get absolute ownership immediately on execution of mortgage deed। और यहाँ पे कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है मॉर्टगेजर की अगर प्रॉपर्टी इनसफिशिएंट होती है। तो देखो जो आपकी कंडीशनल सेल वाली है ना, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है। कंडीशनल सेल का मतलब है कि एक तरीके से फॉल्स सेल ही हुई है, एब्सोल्यूट नहीं बनी अभी ये। डिफॉल्ट करेगा पर्सन तो एब्सोल्यूट सेल हो जाएगी कि ठीक है अपना घर दिया, एक तरीके से कि अभी नकली सेल हुई है। ठीक है, अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो वो क्या हो जाएगी? एब्सोल्यूट में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर उसने पेमेंट कर दी तो सेल वॉइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको इस चीज पे ध्यान रखना है। बी सही ऑप्शन है, 1, 2, 3 एंड 5 इज द राइट आंसर। फोर्थ आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। बायर गेट एब्सोल्यूट ओनरशिप इमीडिएटली कैसे मिलेगी उसको? मॉर्गेज डीड के साथ ही नहीं मिलेगी। सेल एब्सोल्यूट तब होगी अगर वो डिफॉल्ट करता है। पर्सनली लायबल नहीं होगा मॉर्टगेजर अगर प्रॉपर्टी इनसफिशिएंट होती है। ठीक है। तो बैंक जनरली इस तरीके की मॉर्टगेज को ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रहता है। नेक्स्ट, अब बोरोवर डिफॉल्ट अंडर इक्विटेबल मॉर्टगेज। ठीक है, जहाँ पे आपने सिर्फ टाइटल डीड डिपॉजिट कराई होती है अपने घर के प्रॉपर्टी के पेपर, एक तरीके से मॉर्टगेजी डज नॉट पोजेस एनी इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी पावर ऑफ सेल। तो हमें देखना है नेचर ऑफ दिस मॉर्टगेज एंड लीगल लिमिटेशन अटैच टू इट, वेयर एंड हाउ मस्ट द मॉर्टगेजी इनिशिएट प्रोसीडिंग्स टू एनफोर्स हिज राइट एंड रिकवर द आउटस्टैंडिंग ड्यूज। क्या सही ऑप्शन आपको लग रहा है? देखो क्या होता है आपका जो इक्विटेबल मॉर्टगेज होता है, यहाँ पे जो मॉर्टगेज आपकी हो रही है डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड के थ्रू, आपने प्रॉपर्टी के पेपर दिए, तो क्या मॉर्टगेज ही डायरेक्टली ऑक्शन कर देगा प्रॉपर्टी प्राइवेट सेल के थ्रू? बिकॉज पोजेशन जो था टाइटल का वो ऑटोमेटिकली ग्रांट हो गया कि पावर मिल गई है, सेल कर लो विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन। या मॉर्टगेजी मस्ट अप्रोच द सिविल कोर्ट। ठीक है, या मॉर्टगेजी फाइल करेगा एप्लीकेशन बिफोर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रिक्वेस्ट करनी है एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन की सीज और सेल करनी है प्रॉपर्टी। ठीक है, मॉर्टगेजी शुड सबमिट द टाइटल डीड टू सब रजिस्टर एंड रिक्वेस्ट कैंसिलेशन। तो क्या किया जाता है यहाँ पे? देखो बी, मॉर्टगेजी मस्ट अप्रोच द सिविल कोर्ट। ठीक है, एंड फाइल अ सूट सीकिंग अ डिक्री फॉर सेल ऑफ मॉर्टगेज प्रॉपर्टी।
राइट। बिकॉज यहाँ पे प्रॉपर्टी के पेपर दिए, देखो 3 तरीके की मॉर्टगेज में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। इक्विटेबल, कंडीशनल थी हमारी, और हमने सिंपल। तो देखो 3 क्वेश्चन मॉर्टगेज से आए। सिंपल में क्या था, पोजेशन पास नहीं हो रहा, डज नॉट डिलीवर द पोजेशन। पोजेशन किसके पास है, मॉर्टगेजर के पास ही अभी। डिफॉल्ट करेगा तो कोर्ट की इंटरवेंशन लेके प्रॉपर्टी सेल की जा सकती है, राइट। नेक्स्ट, कंडीशनल सेल थी, अभी सेल एब्सोल्यूट नहीं हुई, फेक सेल है, डिफॉल्ट करोगे तो एब्सोल्यूट बन जाएगी और वो पर्सन पर्सनली लायबल नहीं होगा। यहाँ पे टाइटल डीड के थ्रू आप प्रॉपर्टी के पेपर एक तरीके से डिपॉजिट करा देते हो, और यहाँ पे अगर सेल करनी है, वो डिफॉल्ट कर रहा है, तो मॉर्टगेजी क्या करेगा, सिविल कोर्ट को पहले अप्रोच करेगा, फिर फाइल करेगा सूट। ओके। बी, अब लोन अकाउंट है आपका 40 लाख का, वो डाउटफुल कैटेगरी में आ गया, अप टू 1 ईयर कैटेगरी में आ गया, ये 1 साल वाली। वैल्यू ऑफ अवेलेबल सिक्योरिटी 20 लाख है, बैलेंस अमाउंट अनसिक्योर्ड है। प्रोविजनिंग नॉर्म के अकॉर्डिंग टोटल प्रोविजन कितना चाहिए होगा, डाउटफुल कैटेगरी 1 साल वाला है, तो देखो सिक्योर्ड अमाउंट आपका 20 लाख है, ठीक है। अनसिक्योर्ड कितना है, 20 लाख ही है, क्योंकि टोटल 40 लाख था ना। तो जो अनसिक्योर्ड पोर्शन होता है उस पे 100% प्रोविजन रखा गया है, 20 लाख पे 100% प्रोविजन, तो 20 लाख एज इट इज रख दो। और जो आपका सिक्योर्ड प्रोविजन है फर्स्ट ईयर की कैटेगरी में, तो इसमें क्या लगेगा आपका 25%, ठीक है। तो वो क्या हो गया, 5 हो गया, तो 20 लाख प्लस 5 कितना हो गया, 25 लाख। सेकंड 3 से 4 कैटेगरी में आगे होता तो 40% और 100% ऐसे होता है। आपको ये ध्यान रखना है, लोन अकाउंट एनपीए होता है, फिर वो कैटेगरी में चला जाता है डाउटफुल की कैटेगरी में। तो डाउटफुल पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया, और एक फर्स्ट ईयर की कैटेगरी में तो 25% प्रोविजन रखा जाता है, किस पे, सिक्योर्ड पोर्शन पे। अनसिक्योर्ड पे 100% है। अगर यहाँ पे क्या होता, 30 लाख, यहाँ पे मान लीजिए 60 लाख होता, 20%, 20 लाख है सिक्योरिटी की वैल्यू, 40 लाख बचा, तो 40 लाख ही पूरा का पूरा अनसिक्योर्ड पोर्शन पे 100% प्रोविजन रहता। ओके। चलिए नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने रिवाइज किया एमएसएमई क्लासिफिकेशन अंडर बजट 2025-2026 बाय चेंजिंग बोथ इन्वेस्टमेंट लिमिट टर्नओवर एमएसएमई के लिए। तो बैंक कर इवेल्युएट कर रहे हैं डिफरेंट यूनिट। अब आप बताइए कि रिवाइज फ्रेमवर्क क्या है। एंटरप्राइजेस में हैविंग 2.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में और 10 करोड़ टर्नओवर है, तो माइक्रो में है। बिजनेस 25 करोड़ इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ टर्नओवर, तो आपका क्या है, स्मॉल में पड़ता है। और इन्वेस्टमेंट अगर 125 करोड़ की है तो वो ऑटोमेटिकली मीडियम एंटरप्राइजेस में आ रहा है। और सबको रजिस्टर करना होता है ऑनलाइन, ऑब्टेन उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अंडर एमएसएमई। एमएसएमई काफी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है इंडिया में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, हमारा जो है इकोनॉमी स्ट्रांग बन रही है। तो ये सारे ही ऑप्शन आपके सही है। तो ये रिवाइज जो है आपकी, ये वैल्यूज है एमएसएमई में, अगर आप क्लासिफाई करना चाहते हो। ओके। नेक्स्ट, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करना सिर्फ एजुकेटेड मेंबर्स को। वॉलंटरी एसोसिएशन है सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ पुअर, रिप्लेस बैंक्स इन रूरल बैंक्स, या फोकस ऑन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। देखो ये है वॉलंटरी एसोसिएशन है, 15 से 20 महिलाएं ग्रुप फॉर्म कर रही हैं गरीबी से ऊपर उठने के लिए, आपस में सेविंग भी करती हैं, एक दूसरे को लोन भी देती है। जब इनकी क्रेडिट हिस्ट्री सही रहती है तो बैंक भी फिर इनको लोन प्रोवाइड करते हैं। एक पंचसूत्र इनको फॉलो करना होता है, राइट। नेक्स्ट, एज पर गाइडलाइन फॉर फॉर्मिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप, देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप पे भी 2-3 क्वेश्चन इस बार आए हैं। परमिटेड प्रोपोर्शन क्या है अब पॉवर्टी लाइन की फैमिली की सेल्फ हेल्प ग्रुप में। देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप में अब पॉवर्टी लाइन फैमिली इंक्लूड नहीं होती, 0% अलाउड है, या मैक्सिमम ऑफ 10% या नॉर्मली 20% या एटलीस्ट 50%। देखो 50% नहीं है, नॉर्मली 20% ही इंक्लूड किए गए, एक्सेप्शनली अप टू 30% अगर वो विद बीपीएल फैमिली के साथ लिव कर रहे हैं, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर हेयर। बाकी ज्यादातर बिलो पॉवर्टी वाले लोग ही यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, राइट। चलिए, अब फॉर्म रिपोर्ट द फॉलोइंग, ओपनिंग स्टॉक कितना है 90,000, क्लोजिंग कितना है 1,10,000, एनुअल कॉस्ट ऑफ सेल इतनी दी है, डेज इन ईयर यहाँ पे ये मान के चले हैं। तो एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करना है। देखो एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करना है अपॉन 2। ओके, ये कर दिया आपने, और इसको डिवाइड कर दिया, तो जो वैल्यू आती है उसके बाद आपने क्या करना है कि जो एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल है, ये जो एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल है, इसको डिवाइड कर दो इस ईयर से, जो डेज है इन ईयर, ठीक है। मान लीजिए 15,000 आ जाती है आपकी वैल्यू, तो जो ये वैल्यू आती है आपकी, इनको प्लस करके वो 1 लाख आई, तो 1 लाख को डिवाइड कर दो आप 15,000 से, तो आपका क्या आंसर आएगा 6.67।
ठीक है, तो ये हमारा यूज होता है बेसिकली वर्किंग कैपिटल के रिगार्डिंग। जो चैप्टर है आपका, इससे इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, एक तो प्रोविजनिंग नॉर्म्स के ऊपर, एक वर्किंग कैपिटल के ऊपर आपको आते हैं। फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं, एवरेज आपका इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, कब तक इन्वेंट्री आप होल्ड करके रखते हो, वो पीरियड जब तक कि वो सेल होने के लिए नहीं जाती है, तो वो ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, बस उनकी एवरेज निकाल लो। फिर एनुअल कॉस्ट ऑफ सेल जो दी है, तो वो एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल है, तो आपने वो क्या डेज में सेल निकालनी है, तो उसको डिवाइड कर दिया 365 डे से। ठीक है, फिर वो वैल्यू आ गई आपकी, उसको आप इससे डिवाइड कर दोगे जो एवरेज आपने निकाला है स्टॉक, तो आंसर आपका 6.67 आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। इस पे आपके वर्किंग कैपिटल्स के मेथड्स यूज होते हैं, टर्नओवर मेथड, डिफरेंट डिफरेंट मेथड, तो काफी इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 23। डेट सर्विस कवरेज रेशो क्या इंडिकेट करती है? एबिलिटी ऑफ कंसर्न टू डैश इट्स टर्म लोन ऑब्लिगेशंस, तो इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, सर्विस एंड रीपे, एक्सपेंड करना बिजनेस, रिड्यूस करना डेप्रिसिएशन कॉस्ट। देखो, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करना नहीं, डेट सर्विस कवरेज रेशियो बताती है सर्विस और रीपेमेंट क्या है उसके टर्म लोन ऑब्लिगेशंस की, ये बताया जाता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो पे। और इसके ऊपर भी क्या है, कई बार न्यूमेरिकल आ सकता है आपका। ठीक है, तो इसको हम अभी इस टाइम पे इतना ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, बट जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि वो क्या बता रहा है आपको, एक इंडस्ट्री की क्या एबिलिटी है अपने टर्म लोन ऑब्लिगेशन की सर्विस और रीपे करने की, वो बताता है हमें DSCR। नेक्स्ट, अब एक शर्मा इंजीनियरिंग लिमिटेड है, वो इंपोर्ट करना चाह रहे हैं CNC मशीन वर्थ $4 लाख फ्रॉम जर्मन एक्सपोर्टर। पेमेंट टर्म्स क्या है? 15% एडवांस, 10% ऑन रिसीट ऑफ डॉक्यूमेंट, रिमेनिंग 75% इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। अब जर्मन एक्सपोर्टर जो है कंसर्न है कि उनको पेमेंट आएगी 5 साल पे, डिमांड की उन्होंने बैंक गारंटी बिफोर शिपिंग एंड मशीनरी। तो व्हाट बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट शुड शर्मा इंजीनियरिंग अरेंज टू कंप्लीट दिस ट्रांजेक्शन? डेफर्ड पेमेंट गारंटी, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, फाइनेंशियल लेटर ऑफ क्रेडिट, कॉर्पोरेट प्रॉमिसरी नोट, DPG। डेफर्ड पेमेंट गारंटी, जब आप कोई मशीनरी वगैरह ऑर्डर करते हो ना, जो आप इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट के थ्रू पेमेंट करोगे आगे EMI के तौर पे, तो क्या होता है, तो वहां पे हम डेफर्ड पेमेंट गारंटी यूज करते हैं। ओके, तो आपको 5 साल के लिए आगे EMI पे करनी है, कुछ अमाउंट इस तरीके से पे किया जाता है कि 15% पहले एडवांस पेमेंट होगी, डॉक्यूमेंट जैसे आए तो 10%, बाकी 75% 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में होगा। और यहाँ पे बैंक गारंटी नहीं ले रहा सामान की, कि सामान अगर मशीनरी खराब हो जाए, खराब आ जाए आपके पास, तो बैंक को पेमेंट करेगा ही करेगा, आप डिनाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो दैट इज डेफर्ड पेमेंट गारंटी। नेक्स्ट, मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड कितना होता है यूजुअली अवेलेबल फॉर अ होम लोन? 20 ईयर, 30 ईयर, 25 ईयर या 15 ईयर? तो इट्स अ 30 ईयर होम लोन के केस में। ओके, नेक्स्ट, टोटल फंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ फर्म फॉर अ डे टू डे ऑपरेशन इज रेफर्ड टू एज व्हाट? टर्म लोन, कैपिटल बजट, वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो डे टू डे बिजनेस रन करने के लिए जो फंड हमें चाहिए होता है उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, राइट? जैसे रोजमर्रा के खर्चे, सैलरीज पे करना, मशीन कुछ भी खरीदना, आपने कोई भी पेमेंट करना, जो जिससे आपका बिजनेस रन होता है, उसको वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। Book debt can be financed by what? Factoring only, forfeiting only, overdraft cash credit against hypothecation only, all of above। देखो बुक डेट क्या होता है, बेसिकली आप ये समझिए, बुक डेट को फाइनेंस करने की ये मेथड्स हैं बेसिकली। बुक डेट का मतलब क्या है कि आपने सामान जो है उधार पे आगे सेल किया हुआ है, आपको पेमेंट आनी है आफ्टर 1 मंथ, मान लीजिए 10 लाख की। ठीक है, तो आप इसके अगेंस्ट लोन ले सकते हो, बैंक से ले सकते हो अगर आपको पेमेंट नहीं आई है। तो ये होता है आपका बुक डेट बेसिकली। क्रेडिट पे जब आप सामान आगे सेल करते हो और आपकी पेमेंट पेंडिंग होती है, तो ये पूछा गया है कि उसको कैसे फाइनेंस किया जा सकता है। फैक्टरिंग ओनली, फैक्टर होता है ना एक बीच में पॉइंट होता है जिसने खरीद लिया आपका ये 10 लाख का और आपको लोन प्रोवाइड कर दिया। फोर्थ फिटिंग में कि आप प्रॉपर्ली पूरा जो है आगे ट्रांसफर कर रहे हो, राइट दे रहे हो पूरा, बेसिकली LC, ये इंटरनेशनल बिजनेस में ज्यादा यूज होता है फोर्थ फिटिंग। ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ओनली, यस ये भी यूज होता है। तो डी, ऑल ऑफ अबव। और ये फर्स्ट क्लास बोरोवर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, फर्स्ट क्लास जो बोरोवर होते हैं उनको ये फैसिलिटी जो है बैंक प्रोवाइड करते हैं, राइट? नेक्स्ट, under ESOP, employee stock option plan, bank can finance employee to buy share of their own company through employees quota under IPO, initial public offering. What is the maximum limit of bank finance provided under ESOP? देखो, मतलब अगर आप एडवांसेस दे रहे हो अगेंस्ट शेयर, ठीक है,
तो ये ऑप्शन है ईएसओपी का मतलब होता है कि अपने एम्प्लॉइज को ऑप्शन प्रोवाइड करना है कि वो अपनी कंपनी के शेयर परचेज कर सके। ठीक है, तो बैंक ने ये ऑप्शन दी है ईएसओपी की। तो कितना परसेंट है यहाँ पे, कितना प्रोवाइड किया जाता है? 50% परचेज प्राइस ऑफ शेयर और 10 लाख जो भी लोअर होगा, 75% है परचेज प्राइस या जो भी इनमें से कम है, 90% ऑफ परचेज प्राइस ऑफ शेयर्स और 20 लाख विच एवर इज लोअर, या 100%। तो सी इज द राइट आंसर। 90% हो या तो परचेज प्राइस जो शेयर का मान लीजिए 20 लाख है तो इसका 90% निकाला जाएगा और 20 लाख में से जो भी कम होगा वो ऑफर कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। कस्टमर ने अप्रोच किया बैंक को कि अप्लाई करना चाहता है हाउसिंग लोन के लिए अंडर पीएसएल। क्रेडिट ऑफिसर ने चेक किया पीएस एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन कैटेगरी। तो हमें ये स्टेटमेंट देखनी है और आइडेंटिफाई करना है कौन सी करेक्ट है। अगर आपकी प्रॉपर्टी लोकेटेड है इन अ सिटी विद द पॉपुलेशन ऑफ 50 लाख और मोर, तो कस्टमर को कितना लोन मिलेगा? मैक्सिमम 50 लाख का। ड्वेलिंग यूनिट कॉस्ट उसकी 63 लाख से ज्यादा ना हो, या आपकी प्रॉपर्टी जो इन सिटी विद पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख और 15 लाख, मैक्सिमम पीएसएल क्या है 45 है, या मैक्सिमम कॉस्ट 57 है, या कॉस्ट कस्टमर इज परचेजिंग अ हाउस इन अ सिटी पॉपुलेशन बिलो 10 लाख। तो पीएस क्लासिफिकेशन विल अप्लाई ओनली इफ लोन अमाउंट इज विद इन 35 लाख और जो ड्वेलिंग यूनिट कॉस्ट है डज नॉट एक्सीड 44 लाख। तो देखो क्या सही है आपका यहाँ पे। पीएसएल के नॉर्म्स चेंज हुए हैं, आरबीआई का सर्कुलर आया था लास्ट ईयर ही, जो एप्लीकेबल होता है कि अगर आप बड़ी मेट्रो सिटीज में रहते हो तो आपको मैक्सिमम लोन इतना ही मिलेगा, 50 लाख का मिल सकता है आपको अगर आपकी पॉपुलेशन 50 लाख या उससे ज्यादा की है। 10 लाख से 50 लाख के बीच में रह रहे हो जैसे उदयपुर जैसी सिटी में, तो कितना है 45 लाख। ठीक है, और अगर आप हाउस परचेज करो इन सिटी विद द लोन पॉपुले अमाउंट जो है आपका 35 लाख है, तो आपके सारी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये ड्वेलिंग यूनिट की कॉस्ट 63 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये 57 लाख तक है मैक्सिमम, और ये 44 लाख से नहीं। आपने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान रखना है पीएसएल को रिवाइज करने के लिए। 50 लाख की पॉपुलेशन की बात की थी ना, मोर देन 50 लाख ही है। फिर आपका 10-10 जो फिर आपका 5 लाख कम हो गया 45 लाख हो गया, फिर आपका 35 लाख हो गया। ठीक है, तो ये आपका डी इज द राइट आंसर हेयर। नेक्स्ट, एज पर प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग नॉर्म मैक्सिमम एग्रीकल्चर लेंडिंग टारगेट डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के लिए कितना दिया गया है? 12% ऑफ एएनबीसी सीओबीएसई, 18% ऑफ एएनबीसी और सीओबीएसई, या 7.5% ऑफ एएनबीसी, या 40% ऑफ एएनबीसी। देखो कितना है मैक्सिमम एग्रीकल्चर लेंडिंग, 18% है आपका एएनबीसी और सीओबीएसई के लिए। ठीक है, 18% रखा गया है कि आप इतना क्या कर सकते हो, एग्रीकल्चर लेंडिंग कर सकते हो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के लिए। प्रायोरिटी सेक्टर में, प्रायोरिटी सेक्टर्स में जो ये सेक्टर्स है उनके लिए ज्यादा ही रखा है ना बैंक ने टारगेट, क्योंकि आरबीआई चाहता है कि बैंक जो है ज्यादा लेंडिंग करे जो इसमें प्रायोरिटी सेक्टर में, वो एनबीएफसी के थ्रू अपने टारगेट्स नहीं कंप्लीट करवाएं, खुद जो है वो अपने टारगेट्स कंप्लीशन करें। नायक कमेटी के अकॉर्डिंग टर्नओवर मेथड जो है, मिनिमम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एमएससी की यूनिट की कितनी फिक्स्ड की गई है? एट व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर कितना है? 25% है आपका। ठीक है, जो हमारा टर्नओवर मेथड यूज होता है उसमें मिनिमम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एमएससी के लिए, एमएसएमई के लिए नहीं, एमएससी के लिए फिक्स्ड है कि आपको 25% जो है प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर कैलकुलेट करना होता है। तो इस पे न्यूमेरिकल आते हैं आपके, बेसिकली यहाँ पे तो परसेंटेज पूछी गई थी ना, इस मेथड पे न्यूमेरिकल होता है, प्रोजेक्टेड टर्नओवर की वैल्यू दी होती है, फिर आपको 25% वर्किंग कैपिटल का निकालना है, फिर आगे उसका 20% जो होता है वो देखा जाता है कि बैंक फाइनेंस करेगा, बाकी बोरोवर खुद अरेंज करेगा। ओके, नेक्स्ट। अब हमने मैच करना है टाइप ऑफ बिल विद कॉलम, तो ये मैचिंग वाला क्वेश्चन भी इस बार आया, यूसेंस बिल कौन सा होता है? देखो वो हमने मैच करना है। इनलैंड बिल कौन सा है? इनलैंड बिल आप एक तरीके से समझ लीजिए कि विद इन इंडिया जो है, ठीक है, विद इन इंडिया। डॉक्यूमेंट बिल, फॉरेन बिल, फॉरेन बिल जो इन्वॉल्व इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, तो ये सिंपल हमने यहाँ पे मैच कर लिया। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन सी है, सेकंड के साथ बी, फर्स्ट के साथ डी, थ्री के साथ सी और फोर्थ के साथ ए। ठीक है, तो यूसेंस बिल क्या है? बेसिकली आपके बिल स्पेसिफाइड पीरियड लिखा होता है और मैच्योरिटी डेट वहां पे लिखी होती है पेमेंट की, और पीरियड कैलकुलेट किया जाता है जो डेट मेंशन होती है आपके बिल के ऊपर। आपके बिल के ऊपर लिखा है 15 जनवरी 2026, तो यहाँ से आपका जो है पीरियड जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, इनलैंड इंडिया में ही, फॉरेन आउट ऑफ इंडिया, और जो आपका डॉक्यूमेंट बिल है
वो क्या होता है आपका बेसिकली, ये होता है आपका कि बिल ऑफ एक्सचेंज अकॉम्पनिंग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स ड्रॉइंग टू क्लेम प्राइस ऑफ गुड जो आप सप्लाई कर रहे हो, जैसे बिल ऑफ लेडिंग वगैरह, जिसके ऊपर भी आपको आगे क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, करेक्ट प्रोसेस क्या है जब आप फाइल करते हो रिकवरी सूट इन डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डीआरटी। वैसे तो इस चैप्टर से ना बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिटेल में, इस बार बहुत ज्यादा नहीं पूछे गए। डीआरटी क्या है, देखो वो उन केसेस में डील करते हैं जहां पे डिफॉल्ट जो है 20 लाख तक का है, उससे नीचे अगर है तो फिर आप कोर्ट के थ्रू ही आगे रिकवरी कराते हो। तो बैंक क्या करते हैं, बैंक फाइल करते हैं रिकवरी एप्लीकेशन डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल आगे समन भेजता है बोरोवर को, बोरोवर सबमिट करता है रिटर्न स्टेटमेंट, ट्रिब्यूनल हियर द मैटर पास कर देता है फाइनल ऑर्डर और फिर इशू करता है रिकवरी सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आपका बेसिकली पीओ होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो मेन रोल प्ले करता है डीआरटी में। तो बहुत बड़ा नहीं है कि बहुत ज्यादा इसमें लोग होते हैं, एक ही पर्सन होता है, वर्डिक्ट सुनाता है, उसको आगे जो है असिस्टेंट मिले होते हैं, ठीक है, जो रिकवरी करते हैं। राइट, तो यहाँ पे यही प्रोसेस फॉलो होती है कि बैंक ने फाइल की रिकवरी एप्लीकेशन डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में कि एक पर्सन ने लोन नहीं चुकाया 20 लाख का, ट्रिब्यूनल समन भेजेगा बोरोवर को। ठीक है, बोरोवर सबमिट करेगा रिटर्न स्टेटमेंट, ट्रिब्यूनल ने मैटर हियर कर लिया, फाइनल ऑर्डर पास कर लिया और रिकवरी सर्टिफिकेट इशू हो गया, रिकवरी होगी। फिर तो 180 डेज में ये पूरी प्रोसेस हो जानी चाहिए वैसे आपकी डीआरटी की। तो इसलिए लाए गए हैं कि टाइम बाउंड मैनर में प्रॉपरली जो है ना सुनवाई हो। अब कोर्ट में केसेस जैसे लटके रहते थे उतनी देर तक ना सारे की सारी प्रोसेस हो, इसलिए ये लाए गए हैं डीआरटी, सरफेसी एक्ट आपका, इंसॉल्वेंसी के रिगार्डिंग आईबीसी वगैरह बनाए गए हैं। ओके। अब अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, मैंडेटेड रिक्वायरमेंट क्या है एस सी एस टी पॉपुलेशन की, जो बेनिफिशियरी अर्बन एरिया में, देखो कितनी है एस सी एस टी, उतने होने चाहिए जितना आपका सेम प्रोपोर्शन जैसे देयर पॉपुलेशन इन रिस्पेक्टिव सिटी और टाउन। ठीक है, उतना होता है आपका। विमेन की 30% रखी गई है, बाकी जो आपके डिफरेंशियली एबल्ड पॉपुलेशन है उसकी 3% है। ठीक है, तो एस सी एस टी की पूछी गई है तो उतनी ही है जितना पॉपुलेशन रिस्पेक्टिव सिटी और टाउन में होगा। तो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन क्यों लाया गया था, जो अर्बन शहरी पुअर लोग हैं उनके लिए, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है ना, उनको ट्रेनिंग्स वगैरह दी जाए जिसकी वजह से वो आगे स्किल सीख पाए और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। कॉन्टिन्यू सपोर्ट उनको भी प्रोवाइड करना है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन था जो उसमें गांव में गरीब लोग हैं उनके लिए काम करना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन शहर में जो गरीब लोग हैं उनके लिए। ओके। काफी बड़ा टॉपिक है ये, हम एक पार्ट में इसको अभी कंप्लीट नहीं कर सकते, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी डिटेल जो है इसकी जान रहे हैं। नेक्स्ट, कौन सी लोन कैटेगरी जो है कैरी लीस्ट रिस्क वेट एज पर आरबीआई गाइडलाइन, क्या लगता है आपको सबसे कम किस में वेट होता है, होम लोन, एजुकेशनल लोन, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन? देखिए होम लोन, क्यों क्यों बोला गया होम लोन, क्यों, बिकॉज होम लोन में आपने एक प्रॉपर्टी को मॉर्गेज दिया होता है ना आगे, और जनरली क्या होता है प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो बैंक को ऐसा कोई नुकसान नहीं है, डिफॉल्ट करेगा तो प्रॉपर्टी सेल करके अपना अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशनल लोन की बात करें तो यहाँ पर रिस्क रहता है, डिपेंड करता है कि वो स्टूडेंट पढ़ाई स्टार्ट खत्म करेगा उसके बाद कमाएगा फिर लोन पे करेगा। व्हीकल लोन में क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पे तो कार की वैल्यू या जो भी व्हीकल आप जिसके अगेंस्ट आपने लोन लिया उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, तो इसलिए लीस्ट रिस्क वेट है एज पर आरबीआई गाइडलाइन होम लोन को, क्योंकि ये सिक्योर होता है एक तरीके से लोन, आपने प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी है उसके अगेंस्ट लोन लिया है। नेक्स्ट, कौन सा बैंक रिस्पॉन्सिबल है फॉर एडवाइजिंग द लेटर ऑफ क्रेडिट टू बेनिफिशियरी एंड एनेबलिंग द बेनिफिशियरी टू रिलाई ऑन इट्स ऑथेंटिसिटी? कौन सा बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है कि आप लेटर ऑफ क्रेडिट एडवाइस करो, इशुइंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक या कंफर्मिंग बैंक? इशुइंग बैंक कौन होता है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, रिलायंस है इंडिया में और बाहर एप्पल अब्रॉड में। रिलायंस का बैंक जो हो गया इशुइंग बैंक हो गया, यानी एसबीआई मान लो, ये है सिटी बैंक एप्पल का। ठीक है, अब एप्पल से रिलायंस क्या खरीद रहा है, आईफोन परचेज कर रहा है, तो एलसी इशू की एसबीआई ने आगे, फिर वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कंफर्म करते हैं, तो एडवाइजिंग बैंक क्या है, सिटी बैंक है। फिर नेगोशिएटिंग बैंक भी होता है, कई बार एडवाइजिंग बैंक ही नेगोशिएटिंग बैंक होता है, वो सारे पेपर्स वगैरह चेक कर लेता है फिर आगे जो है पास ऑन कर देता है। तो कई बार कंफर्मिंग बैंक होता है आपका अलग से ही जो कंफर्म करेगा। ठीक है, फिर पेमेंट चली जाती है। तो यहाँ पे जो बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है एडवाइजिंग के लिए, एडवाइजिंग बैंक हुआ। बेनिफिशियरी को, बेनिफिशियरी कौन था, एप्पल था। ठीक है, क्यों, क्योंकि एप्पल को रिलायंस ने पेमेंट करनी थी ना। इशुइंग बैंक हो गया रिलायंस का बैंक एसबीआई इंडिया में जो है।
और एप्पल का एडवाइजिंग बैंक सिटी बैंक हो गया। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के बैंक इन्वॉल्व होते हैं। कंफर्मिंग बैंक एक तरीके से एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी के लिए होता है, वो बोलेगा एसबीआई ने पेमेंट नहीं की तो पीएनबी आ गया यहाँ पे कि मैं पेमेंट करूंगा, तो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड हो जाती है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, which of the following situation can lead to rejection of education loan application as per eligibility and admission condition? देखो, अगर स्टूडेंट ने अप्लाई किया ऐसे कोर्स के लिए जो रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है यूजीसी एआईसीटी गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडीज के थ्रू, तो आपकी एजुकेशन लोन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। ओके, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लेटर ऑफ क्रेडिट पे आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे आपका मॉर्गेज पे और लेटर ऑफ क्रेडिट पे तो काफी क्वेश्चन आए हैं इस बार। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिफ्लेक्ट द रोल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ लीडिंग एज डिस्क्राइब्ड इन द एलसी डॉक्यूमेंटेशन रूल? बिल ऑफ लीडिंग बेसिकली क्या होता है? इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, ओरिजिनल के सेट में इशू किए जाते हैं और चेक किए जाने चाहिए फॉर बैंक फॉर कंप्लाइंसेस, जो भी टर्म्स है आपके लेटर ऑफ क्रेडिट की कोई डिस्क्रिपेंसीज ना हो। तो बी इज द राइट आंसर। अब एलसी क्या है? डॉक्यूमेंट टू टाइटल ऑफ गुड्स है, मतलब क्या हुआ कि जिसके पास ये है एलसी, ये बिल ऑफ लीडिंग जो है, सॉरी नॉट एलसी, बिल ऑफ लीडिंग जो है वो डॉक्यूमेंट टू टाइटल ऑफ गुड है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड है, मतलब जिसके पास ये बिल ऑफ लीडिंग होगा वो गुड्स का असली हकदार होगा। ठीक है, तो ये ओरिजिनल के सेट में इशू किए जाते हैं और चेक करना जरूरी होता है जब भी पेमेंट आगे करनी है, टर्म्स कंप्लाइंसेस के साथ मैच होना चाहिए। और अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब अ नेटवर्क हब? क्या है हब? हमारा हार्डवेयर डिवाइस है जो कनेक्ट करता है मल्टीपल कंप्यूटर्स को कि लैन में लोकल एरिया नेटवर्क फॉर्म हो। इट इंटेलिजेंटली फॉरवर्ड डाटा ओनली टू स्पेसिफिक कंप्यूटर, या इट इज कंसिडर्ड एज अ मोर सोफिस्टिकेटेड एंड एफिशिएंटली डिवाइस? देखो, आपका सही आंसर है सी, सिर्फ एक ही यहाँ पे राइट है। लैन में देखो, जो आपके कंप्यूटर आप बैंक में यूज करते हो ना, ए बी कनेक्टेड है, तो किसके थ्रू है? ये लैन नेटवर्क हो गया ना आपका, तो ये हब के थ्रू। हब स्मार्ट नहीं होता। हब ने अगर बोला है कि डाटा ए से डी के पास जाए तो वो सबको ब्रॉडकास्ट कर देता है, बी को भी चला जाएगा, सी को भी चला जाएगा। तो ये स्पेसिफिक कंप्यूटर को तो फॉरवर्ड कर ही नहीं रहा। एंड इट इज कंसिडर्ड मोर सोफिस्टिकेटेड? नो, वो तो स्विच है। स्विच क्या करता है? अगर ए ने बोला डी को डाटा भेजना तो वो डी को ही भेजेगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ केबल इज कॉमनली यूज्ड इन लैन? कौन सी यूज होती है? कोएक्सियल केबल, कैट 5e, फाइबर ऑप्टिक केबल, एचडीएमआई? कैट 5e केबल आपकी यूज होती है लैन में। ठीक है, तो लैन के ऊपर भी आपको हर बार काफी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। What are the two journal built-in component of UPS system? UPS uninterrupted power supply में कौन से आपका स्टेबलाइजर जनरेटर होता है, ट्रांसफार्मर या सर्किट ब्रेकर, इन्वर्टर एंड बैटरी चार्जर एंड रेक्टिफायर एंड वोल्टेज रेगुलेटर? देखो, आपका होता है यहाँ पे यूपीएस में इन्वर्टर और बैटरी चार्जर। दो तरीके का आपका यूपीएस होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। बेसिकली जो घरों में यूज होता है ना ऑफलाइन, जहाँ पे थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस के बाद आपका स्टार्ट हो जाता है, बट बैंक अफोर्ड नहीं कर सकते ना एकदम से इतना, तो वो ज्यादातर ऑनलाइन यूज करते हैं कि जहाँ पे रिस्क बिल्कुल भी ना हो। इन्वर्टर एंड बैटरी चार्जर इज द राइट आंसर, ये बिल्ट इन कॉम्पोनेंट है आपके यूपीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी वर्क क्या है आपका नेशनल फाइनेंशियल स्विच का, एनएफएस का? देखो, एनएफएस क्या है, सिंपल एग्जांपल से समझे। मेरे पास एसबीआई का एटीएम कार्ड है, ठीक है, मैं यूज करना चाहती हूँ पीएनबी की एटीएम मशीन में, एचडीएफसी की एटीएम मशीन में, क्या मैं यूज कर सकती हूँ? यस। तो नेशनल फाइनेंशियल स्विच कर क्या रहा है? बेसिकली इंटर कनेक्ट कर रहा है एटीएम को अक्रॉस इंडिया, कन्वीनियंट बैंकिंग प्रोवाइड कर रहा है शेयर्ड नेटवर्क के थ्रू। तो सी इज द राइट आंसर हेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने ये स्टेटमेंट देखनी है फीचर्स ऑफ डाटा वेयर हाउस की, कि डाटा वेयर हाउस क्यों बनाया गया है। डाटा वेयर हाउस डिजाइन किया गया है एक तरीके से ना, सीबीएस यूज करने के बाद बैंक को ये समझ आया कि हमारे पास बहुत हिस्टोरिकल डाटा पड़ा है जो हम यूज कर सकते हैं, हम अच्छे डिसीजन ले सकते हैं कि आगे कस्टमर की प्रेफरेंसेस क्या रहेगी। क्रेडिट कार्ड लोग ज्यादा परचेज करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग माइनिंग की जा सकती है। तो डाटा वेयर हाउस एक तरीके से गो डाउन है प्रॉपरली पूरा डाटा का। फिर उसमें डाटा स्टोर किया जाता है, क्लीन किया जाता है, ईटीएल एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन लोडिंग की जाती है यहाँ पे डाटा वेयर हाउस में। डाटा को लाया जाएगा, क्लीन स्ट्रक्चर में रखा जाएगा, लोड किया जाएगा, जिस जिस स्पेसिफिक उसके लिए वो है डाटा उसको भेज दिया जाएगा। उनको डाटा मार्ट बोला जाता है। जैसे सेल वालों का डाटा है तो सेल वालों को दिया, मार्केटिंग वालों का है,
फाइनेंस वालों का है तो उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे बी 1 और 3 ये ऑप्टिमाइज द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फास्ट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, OLTP यूज होता है यहाँ पे, CBS में OLAP यूज होता है, ठीक है। और आपका इट स्टोर स्ट्रक्चर हिस्टोरिकल डाटा फ्रॉम वेरियस हेटेरोजेनियस सोर्सेज, ये भी सही है। तो रियल टाइम में कस्टमर ट्रांजेक्शन वो तो आपका CBS कर रहा है ना, ये नहीं कर रहा। तो हिस्टोरिकल डाटा को स्टोर कर रहा है आपका डाटा वेयर हाउस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली नॉट पार्ट ऑफ यूजुअल ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल में क्या होता है, बेसिकली आप रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हो कि कस्टमर ने ट्रांजेक्शन्स की है ना, बैंकर्स ने अगर चेक किया कस्टमर का डाटा, एक ट्रेल बनती है बेसिकली। तो टर्मिनल नंबर है क्या, यूजर आईडी, CPU यूजेस परसेंटेज या टाइम स्टैम्प है। तो क्या सही लग रहा है आपको, नॉट पूछा है आपसे यूजुअल, तो B 3 ओनली। CPU यूजेस परसेंटेज का यहाँ पे कोई काम नहीं है, बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे चाहिए होती है। यूजर आईडी क्या थी, टर्मिनल नंबर क्या था, टाइम स्टैम्प क्या है, ये सब एक रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखा होता है सिक्योरिटी के पर्पज से। अब एक बैंकर ने आपने कस्टमर का डाटा एक्सेस किया, अकाउंट 9 बजे, वो रिकॉर्ड होगा। चेक क्या किया, वो रिकॉर्ड होगा प्रॉपर्ली, इस तरीके से एक सीक्वेंस में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द फीचर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। IS ऑडिट होता क्या है बेसिकली, जैसे आपका बैंक में ऑडिट होता है, सब कुछ चेक किया जाता है प्रॉपर्ली, वैसे ही IT सिस्टम का ऑडिट किया जाता है ना, क्योंकि अब जो है ज्यादातर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते हैं। तो IT सिस्टम का ऑडिट CBS के थ्रू, सेंट्रलाइज थ्रू, ठीक है। तो स्वॉट एनालिसिस, बेसिकली जैसे हम स्वॉट एनालिसिस अपना करते हैं ना, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स हमारे लिए क्या है, वैसे ही IT सिस्टम का स्वॉट एनालिसिस एक तरीके से किया जा रहा है। तो 1 और 3 IS ऑडिट क्या देख रहा है, सिक्योरिटी कंट्रोल मेजर प्रॉपर्ली है, हम डाटा को सेफ गार्ड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और ये असिस्ट कर रहा है इन इवेल्युएटिंग द एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो डिजाइनिंग इंस्टॉलिंग न्यू IT सिस्टम ये नहीं है ना हमारा, ये डिटेक्टिंग फ्रॉड नॉट प्रिवेंटिव कंट्रोल ये भी नहीं है। फ्रॉड को डायरेक्ट अगर कहीं पे कोई कमी पाई जा रही है तो ऑब्वियसली उसको डिटेक्ट किया जा रहा है, प्रिवेंटिव कंट्रोल लिए जा रहे हैं। जैसे आप अपना मेडिकल पूरा टेस्ट बॉडी का करा रहे हो, जब आपको पता चलता है कि ये प्रॉब्लम पाई गई है, ब्लड प्रेशर हाई है, शुगर ज्यादा हो गई, तो मेडिसिन लोगे ना आप, तो वैसे ही IS ऑडिट है आपका। ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग। जब आप पैसा भेजते हो इंडिया से बाहर तो हम स्विफ्ट के थ्रू भेजते हैं ना, बेसिकली मैसेज प्लेटफॉर्म के थ्रू जाता है, कोई कैश चेक थोड़ी जा रहा। तो स्विफ्ट की फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कस्टमर ने टेक्स्ट मैसेज रिसीव किया, जो लगा उसको बैंक की साइट से है। मैसेज में क्या पूछा गया, रिप्लाई करो विद देयर पिन और ऑनलाइन बैंकिंग पासवर्ड, ट्रैक को सिक्योर करना है अकाउंट। तो कौन सी तरीके का अटैक हो गया ये, जब भी मैसेज आएगा तो कौन सा अटैक है, स्मिशिंग। एस से बस आपने ध्यान रखना है, SMS स्मिशिंग। विशिंग क्या होता है, आपको क्या किया जाता है कि एक तरीके से वीडियो कॉल की जाती है, कॉल की जाती है कि आपसे जाना जाता है, ठीक है। वॉइस मैसेजेस, सॉरी नॉट वीडियो कॉल, वॉइस मैसेजेस एक तरीके से आपको भेजा गया, कॉल की मतलब आपको कॉल आई, आपको कॉल आई कि मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ और मुझे आपकी OTP चाहिए जो आपको आपके फोन पे रिसीव हुआ, और आपको लगा कि बैंक से कॉल आ रही है किसी की, क्योंकि ऐसे फील होता है ना कि बैंक से, कि मैं इस बैंक से बात कर रहा हूँ, आपके फोन पे एक OTP आएगा, आप वो बता दीजिए। तो विशिंग हो गया, वॉइस यूज हो रही है साथ में। फिशिंग आपका मेल वगैरह आपको आती है कि इस लिंक पे क्लिक कीजिए, अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप क्या है, आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो इस तरीके की चीजों से हमने बचना है। मालवेयर एक तरीके से क्या होता है कि ये जो आपके जैसे कंप्यूटर वगैरह में वायरसेस आ जाते हैं, ठीक है, उनसे बचने के लिए आपके रैंसमवेयर अटैक्स वगैरह होते हैं, फिरौती मांगते हैं, काफी तरीके के ये अटैक्स हैं, तो इनसे भी हर बार क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे जो हमारा कंटेक्स्ट था कि टेक्स्ट मैसेज रिसीव हुआ, तो आपका स्मिशिंग है वो अटैक। क्या की फीचर्स है बल्क नोट एक्सेप्टर्स की, BNA की, क्या करते हैं, बल्क डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, शॉर्ट काउंट नोट करते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं इमीडिएट क्रेडिट टू अकाउंट, सिंपल BNA मशीन्स, ठीक है। तो B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई द एंटिटी जो इशू करती है क्रेडिट कार्ड एंड अथॉरिटी जो प्रोवाइड करती है लाइसेंस अप्रूवल फॉर इशूइंग क्रेडिट कार्ड इन इंडिया। तो कौन करता है इशू, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, RBI approved NBFC, लाइसेंस अप्रूवल आर प्रोवाइडेड बाय RBI, या इशूड बाय NBFC विदाउट एनी अप्रूवल, या RBI के द्वारा इशू किया जाता है। देखो, शेड्यूल कमर्शियल बैंक के द्वारा इशू किया जाता है ना, RBI approved NBFC है, लाइसेंस जो अप्रूवल होता है उनको प्रोवाइड किया गया RBI के द्वारा, वो इशू करते हैं क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट, क्या रीजन था आपका ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का 2007 और 8 में वो जो हुआ था। बेसिकली इतना बड़ा क्राइसिस हुआ था कि इंडिया तक उसका इफेक्ट हुआ था, लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स नहीं रिसीव हो रही थी, जॉब ही नहीं मिल रही थी। क्या हुआ था देखो,
अब इसमें हुआ था कोलैप्स ऑफ हाउसिंग बबल लीडिंग टू मैसिव डिफॉल्ट ऑन हाई रिस्क सबप्राइम मॉर्टगेज। देखो ये रीजन था, मतलब कहने का कि इंटरेस्ट रेट कम थे, लोगों को लोन दिए जा रहे थे बहुत कम रेट पे, जो लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे ईएमआई पे करना, उनको लोन दे दिया, सब प्राइम बोरोवर को, रिस्की बोरोवर को। एथिकल प्रैक्टिसेस यहाँ पे क्या कर दी गई, बिल्कुल ही खत्म कर दी गई। बैंक ने ये सोचा वहां पे कि हम लोन दे देते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी सेल करके अपना अमाउंट रिकवर कर लेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। फिर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुए, प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़े, लोग खरीद ही नहीं रहे थे प्रॉपर्टी, तो सेल कैसे करके अपना अमाउंट वो रिकवर करते। तो ये बबल बिल्कुल फूलता गया, बहुत बड़ा होता गया और एक्चुअल में बस्ट हो गया। तो काफी बड़े क्राइसिस आपके ये रहे हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसका इफेक्ट इंडिया तक पड़ा है। एक तरीके से रिसेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिला था, क्योंकि यूएसए क्या है आपकी प्राइम इकोनॉमी, अब यूएसए में कुछ हलचल होती है तो ऑब्वियसली सभी कंट्रीज में उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ वैल्यू कन्फ्लिक्ट विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो यह क्या कन्फ्लिक्ट होता है, ये एम्प्लॉय की सीनियोरिटी पे है क्या, इनकम्पेटिबल बिलीफ सिस्टम से आता है, या डिसएग्रीमेंट है, या इट अकर जब कॉर्पोरेट गोल नॉट क्लियरली कम्युनिकेटेड टू एम्प्लॉय। देखो ये आपका बी, इनकम्पेटिबल बिलीफ सिस्टम से अराइज होता है, मतलब आप चाहते हो ऑनेस्टी से काम करना, आपको बोला जा रहा है सेल फिगर्स को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, झूठ बोल दो, आप नहीं करना चाहते, तो उस केस में क्या है, वैल्यू कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब वर्क एथिक्स। इसके ऊपर भी आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है बेसिकली। तो वर्क एथिक्स क्या है, यूनिवर्सली फिक्स्ड मीनिंग है क्रॉस और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, या कैन बी अंडरस्टैंड बाय ऑब्जर्विंग हाउ एम्प्लॉय हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी, या सम एम्प्लॉय नेचुरली शो हाई रिस्क हाई लेवल ऑफ वर्क एथिक्स, या कैन नेवर बी इम्प्रूव्ड थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। तो क्या सही ऑप्शन है आपका बी, 2 और 3। फिक्स्ड मीनिंग नहीं है सब जगह, डिफरेंट है ये हर कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। इंडिया में अलग वर्क एथिक्स फॉलो होते हैं, अब्रॉड में अलग वर्क एथिक्स फॉलो होते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये कभी भी इंप्रूव नहीं किए जा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट के बिना। अब देखो कई लोग ओवर टाइम को अच्छा मानते हैं इंडिया में, कि ओवर टाइम किया वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, अब्रॉड में नहीं कंसीडर किया जाता, तो यूनिवर्सली फिक्स्ड मीनिंग तो इनका बिल्कुल भी नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है कि कभी भी इंप्रूव नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, अब ये ऑब्जर्व किया जाता है कि एम्प्लॉय कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करते हैं। नेचुरली कई लोगों के पास ज्यादा वर्क एथिक्स होता है, कि टाइम पे ऑफिस आ रहे हो आप, टाइम से जा रहे हो, अपना काम अच्छे से करते हो, फोन स्क्रॉल नहीं करते हो अननेसेसरली। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये फेवरेट टॉपिक है आईआईबीएफ का, मतलब इस बार क्वेश्चन आया, पिछली बार आया था, बार बार आता है ये। तो जो भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इनसे बार बार रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, देखो मतलब मान लो आप बैंक में काम कर रहे हैं, आप बैंक मैनेजर हैं या आप एम्प्लॉय हैं, आपके रिलेटिव बैंक में लोन लेने आते हैं। ठीक है, अब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे आपने अप्रूवल लेना है, तो ऐसा नहीं कि आप कोई भी स्टेप्स फॉलो नहीं कर रहे हो, केवाईसी नहीं कर रहे हो, प्रॉपर्ली नहीं पूछ रहे हो, सब कुछ होगा, सिबिल स्कोर चेक करना है। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो जाता है तब कि अगर आप पर्सनली और प्रोफेशनली डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि एक्शन लेना, तो इस केस में सही सिचुएशन क्या रहेगी, अगर इसके ऊपर केस स्टडी भी आए, आपको बताना है वहां पे, और आप लोन प्रोसेस नहीं करोगे, किसी और को अथॉरिटी दे दोगे। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई पर्सन इंटरव्यू में अपीयर हो रहा है, अब उसका फैमिली मेंबर ही इंटरव्यू पैनल में है, ठीक है, तो फैमिली मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बताएं बाकी इंटरव्यू मेंबर को कि ही और शी इज माई फैमिली मेंबर, तो यू प्रोसीड विद दिस, मतलब फेयर रहे। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में 1, 2 and 4 तो ऑलवेज रिजल्ट इन एडवर्स आउटकम फॉर द बैंक, दिस इज नॉट करेक्ट हियर। ओके, राइट, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ अनएथिकल बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कोड ऑफ एथिकल मैनुअल, फियर ऑफ एक्शन, अनरियलिस्टिक टारगेट, को एम्प्लॉयज का इन्फ्लुएंस। तो करेक्ट आपने कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे आपका सारा ही सही है। अगर आप कोड ऑफ एथिक्स मेन्यू ही कंपनी में फॉलो नहीं होते, कोई टाइम से नहीं आ रहा, मतलब अननेसेसरली कुछ कोई फॉलो कर ही नहीं रहा, सब अपने काम में लगे हुए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन जो प्रॉपर्ली फॉलो करने चाहिए वो नहीं फॉलो हो रहे, फियर ऑफ एक्शन है, अनरियलिस्टिक टारगेट है जो कंप्लीट ही नहीं कर सकते, और कोई एम्प्लॉय अगर ठीक है वो ज्यादा ब्रेक ले रहा है या ज्यादा टाइम के लिए बाहर जा रहा है तो मैं भी चला जाऊं, तो ये सारे कॉजेज रहते हैं आपके अनएथिकल बिहेवियर के। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस वैल्यू। देखो
क्या है? क्या डिफाइन करते हैं ये? मॉरली राइट और रॉन्ग एक सिचुएशन में, या प्रिंसिपल बिलीफ दैट हेल्प इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, या इंडिकेट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ एक्शन, या गाइडलाइन फॉर एथिकल कंडक्ट एंड बिहेवियर। तो राइट आंसर इज बी। प्रिंसिपल और बिलीफ है जो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली यूज होते हैं ये बिजनेस वैल्यू, कि आपके लिए अगर इंपॉर्टेंट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो आप अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करोगे प्रॉफिट पर्पस के लिए। आपका फोकस रहेगा कि हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करनी है। अगर कोई पर्सन आ रहा है कि कंप्लेंट लेके कि ये प्रोडक्ट में तो खराबी निकली, तो अगर आप बिजनेस वैल्यू प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, उसको नया प्रोडक्ट दोगे, उसको क्या है, रिकॉल कर लोगे प्रोडक्ट को, रिफंड प्रोवाइड करोगे। तो ये होती है आपकी बिजनेस वैल्यू। तो इन्हीं वैल्यूज के ऊपर बिजनेस एथिक्स डिपेंड करते हैं। एथिक्स क्या होते हैं बेसिकली, अगर जर्नल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, एक तरीके से राइट और रॉन्ग सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जो हम फॉलो करते हैं। तो इसी के साथ हमने पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लिया। आई होप आपने कुछ गेन किया होगा। आप डिटेल स्टडी करना चाहते हो तो आप सेशंस देखिए हमारे यूट्यूब पे, जो सेशंस हैं, क्योंकि इस पीवाईक्यू के दौरान हम डिटेल हर एक टॉपिक अच्छे से नहीं कर सकते। तो जो जो क्वेश्चंस आए थे, जहां से आए थे, वो हमने डिस्कस किए। तो बेसिकली ये एनालाइज किया। मॉड्यूल बी, सी और डी हमने आज के इस पार्ट में किया। तो लेटर ऑफ क्रेडिट, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। फिर वर्किंग कैपिटल वाला चैप्टर आपका आ जाता है, और गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है आपका। फिर लैंड वाला टॉपिक आता है, बार टोपोलॉजीज के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है आपका। बिजनेस वैल्यू, बिजनेस एथिक, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो ये सब आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अभी से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप फोकस कीजिएगा। और अगर आपको किसी कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे जो है कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? आपने जाना है एडुटैप की वेबसाइट पे, कोर्सेज में जाके ना आपने जैप कोर्सेज पे क्लिक करना है। तो जैसे आप जैप कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्सेज दिख जाएंगे। कंप्लीट मास्टर कोर्स, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलती हैं, 15-15 मिनट की रिकॉर्डेड क्लासेस। लाइव क्लासेस मिलती हैं आपको जस्ट बिफोर द एग्जाम। कॉन्सेप्ट नोट, सोल्ड पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, सब कुछ मिल रहा है फ्लैट 79% ऑफ के साथ। कोड यूज करना है जैन 79। फिर अगर आपको सिर्फ इंडिविजुअल कोर्स चाहिए, मास्टर कोर्स, तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो। इसमें भी आपको कोड जैन 79 यूज करना है टू गेट फ्लैट 79% ऑफ। अगर आप ट्रायल कोर्स देखना चाहते हो कि किस तरीके की क्लासेस रहती हैं, तो आप 3 आर के ट्रायल कोर्स में एनरोल करके ये भी देख सकते हो विद जस्ट ₹1। अगर आपके पास अभी टाइम है कि आप लाइव क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो, कि मॉर्निंग इवनिंग 2-2 घंटे की क्लासेस लगा सकते हो। टोटल 60 लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है, और अगर लाइव क्लास मिस हो जाती है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में देख सकते हो, बाकी चीजें सेम रहेगी। कोड यूज करना है जैन 79। इसी के साथ आप टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हो। अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई है और आप अभी सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहते हो, तो काफी अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। कोड है जैन 79। इसी के साथ आप मेंटर टॉक में भी एनरोल कर सकते हो। मेंटर टॉक में आपको क्या मिलता है? देखिए, हर 15 दिन में आपकी एक मेंटर टॉक रहती है, जिसमें आप अपने मेंटर से डिस्कस कर सकते हो कि आपको मोटिवेशन फील नहीं हो रही, आप पढ़ाई तो स्टार्ट करना चाहते हो, फर्स्ट स्टेप आप नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो वो डिस्कस कीजिए बेझिझक, और आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। अगर आपको कोई और डाउट है, देखिए कोई और क्वेरी है आपकी, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच।